उत्तर प्रदेश विधानसभा की सियासी बाजी जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, इसलिए हर पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने में जुट गई है। बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच बीजेपी आज से जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देशों और कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात करेंगे। 5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेगी और पार्टी के लिए वोट जुटाने की कोशिश करेगी। चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा दी है, इसलिए बीजेपी जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाली है। लोगों का समर्थन जुटाने के लिए 5-5 लोगों की टीम घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान 3.5 करोड़ लाभार्थी परिवार के संपर्क करने की योजना है। पार्टी ने राज्य के 1,74,000 बूथों से जुड़ने का लक्ष्य रखा है। विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने 300 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। चुनाव की गाइडलाइन है, चुनाव आयोग ने घोषणा किया है, कोविड का ध्यान रखते हुए 100% कार्यकर्ता उसका पालन करते हुए अपना संपर्क अभियान शुरू करेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार चुनने के लिए दिल्ली में आज मंथन होगा। इस बैठक में यूपी में 7 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवारों के फाइनल नाम करने पर मंथन होगा। इससे पहले लखनऊ में भी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। अब सबकी नजर इस बैठक पर है कि किसका कटेगा पत्ता और किसकी किस्मत खुलेगी। दिल्ली में होने वाली इस बैठक में योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बैठक में कुछ केंद्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। 13 जनवरी को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। इस बैठक के बाद बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के देश में कोरोना मरीजों की लाइन लगाने के बाद उसका एक नया प्रकार, नया टाइप BA.1 आधम का है। मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट लिए तो जीना आराम किया हुआ ही है, कहर ढाने के लिए अब उसका ये नया प्रकार, या मतलब उस प्रकार ओमिक्रॉन के जितने प्रकार हैं उनमें ये ज्यादा हावी है। दावा है कि ओमिक्रॉन का BA.1 उससे भी ज्यादा ताकतवर है। उसने ऐसी एंट्री मारी है कि देश में तेजी से कोरोना के मरीज तो बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना के नए प्रकार ने कोरोना के पुराने और जानलेवा डेल्टा वेरिएंट की भी जगह ले ली है। मतलब कि अब डेल्टा वेरिएंट ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में नहीं ले पा रहा, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया टाइप यानी उसका सब लिनियज, नया टाइप नहीं है, ये सब लिनियज है। ये नया टाइप नहीं है, ये सब लिनियज है। मतलब उसका एक प्रकार है और ओमिक्रॉन भी अलग अलग तरह के हैं। तो उनमें जो BA.1 है वो तेजी से फैल रहा है। ये दावा किया है इंसाकॉग यानी इंडियन सार्स CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम ने। इंसाकॉग सरकार का बनाया वो समूह है जो कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है। मतलब कि वायरस के जीन्स में होने वाले हर बदलाव को मॉनिटर कर रहा है, ताकि महामारी को बेहतर तरीके से समझा जा सके और उससे लड़ने की रणनीति बनाई जा सके। ऐसे में जब महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो इंसाकॉग के वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना से ज्यादातर लोगों को बीमार करने के पीछे ओमिक्रॉन का ये नया प्रकार नहीं, ये ओमिक्रॉन का ये सब लीनियज है, BA.1 जिम्मेदार है। और इस वजह से वो महाराष्ट्र के साथ ही कुछ और राज्यों में डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस करने में लगा है। मतलब उसकी जगह लेता जा रहा है। यहां तक कि देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में रोजाना जो उछाल आ रहा है उसके लिए भी ओमिक्रॉन के BA.1 प्रकार को जिम्मेदार बताया गया है। BA.1 प्रकार ओमिक्रॉन का एक सब लीनेज है। ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि इंसाकॉग के वैज्ञानिकों का दावा है कि अब उन्हें सैंपलों में ओरिजिनल ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा उसका ये टाइप देखने को मिल रहा है। ये सब लीनेज है ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन वेरिएंट की 3 सब लीनेज है, मतलब उसके 3 प्रकार हैं, BA.1, BA.2, BA.3। इनमें कोरोना मरीजों में BA.2 की मौजूदगी तो है, लेकिन लगभग ना के बराबर, और BA.3 अब तक देश में सामने नहीं आया है। BA.1 ओमिक्रॉन का सब लीनेज है। लीनेज का मतलब होता है वंश। BA.1 ओमिक्रॉन के ही वंश का है, उसी के ही परिवार का है। इसलिए आम भाषा में कहें तो ओमिक्रॉन का सब लीनेज BA.1
एक उसका एक प्रकार है, लेकिन ओमिक्रॉन के इस प्रकार के कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस करना खुशखबरी भी है और खतरे की घंटी भी है। खुशखबरी इसलिए क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में जिस डेल्टा वेरिएंट ने लोगों की जिंदगी तक छीन ली, उस वेरिएंट को ओमिक्रॉन के BA.1 टाइप ने पछाड़कर उसकी जगह लेनी शुरू कर दी है। मतलब कि अब ज्यादातर लोग ओमिक्रॉन के प्रकार BA.1 की वजह से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। डेल्टा ज्यादा लोगों को बीमार नहीं कर पा रहा है, इसलिए यह राहत की बात है, क्योंकि कई स्टडी में यह देखा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना के पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले लोगों को गंभीर रूप से कम ही बीमार करता है। अब भी BA.1 की वजह से बीमार पड़ने वाले कोरोना के मरीजों में हल्के लक्षण ही हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम ही पड़ रही है, जबकि दूसरी लहर में देश तो क्या पूरी दुनिया कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा का कहर झेल चुकी है, जिसने काल मनकर लोगों की जान ले ली थी। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन का ये टाइप डेल्टा से ज्यादा फैलेगा तो लोगों के कोरोना की वजह से मौत की आशंका भी कम हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में नहीं ले पाएगा। हालांकि पिछले हफ्ते ही WHO साफ चेतावनी दे चुका है कि लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में न लें, उससे बच के रहें। लेकिन टेंशन की बात यह है कि ये BA.1 इतनी तेजी से फैल रहा है कि कोरोना मरीजों की बाढ़ आने लगी। वायरस जब म्यूटेट होते हैं तो कई बार उससे नए वायरस की लीनिएज, उसका एक नया प्रकार भी पैदा हो जाता है। ये वायरस का वेरिएंट नहीं होता है, वेरिएंट अलग चीज होती है। वायरस के इन प्रकारों को ट्रैक करना वायरस से लड़ाई में काफी अहम होता है, क्योंकि इससे ये जानने में मदद मिलती है कि वायरस कैसे लोगों में फैल रहा है। इसलिए इंसाकॉग लगातार कोरोना के नए प्रकारों पर नजर बनाए हुए है। ICMR ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नई एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर सभी लोगों को कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं है। ICMR की एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाला अगर उम्र के हिसाब से हाई रिस्क कैटेगरी में या फिर कोमाबिड नहीं है तो उसे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। नई एडवाइजरी के मुताबिक गंभीर रोगियों और बड़ी उम्र वालों के लिए टेस्ट जरूरी है। दूसरी तरफ देश की राजधानी में सरकार की सख्ती का कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा, क्योंकि 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू खत्म होते ही अगले दिन शहर के अलग अलग बाजारों में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया था, ताकि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के अगले दिन बाजारों में लोगों का मेला लग गया। सदर बाजार में तो खरीदारी करने वालों का हुजूम जुट गया। भीड़ देखकर ऐसा लगा जैसे देश में कोरोना कभी आया ही नहीं था। इस समय हम सदर बाजार इलाके में हैं। आज देखिए ठसाठस यहाँ पर भीड़ है। कई लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले 9 जनवरी यानी रविवार को शहर में वीकेंड कर्फ्यू लागू था, जिसकी वजह से सदर बाजार की सड़कें सुनसान रहीं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। ये सदर बाजार की मुख्य सड़क है जो आपको फिलहाल खाली नजर आएगी। लेकिन अगले दिन वीकेंड कर्फ्यू खत्म होते ही लोगों ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया, जिसे देखते हुए दिल्ली में और सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई। DDMA यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन शहर के सभी रेस्टोरेंट और बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट से खाना घर ले जाने और होम डिलीवरी की छूट जारी रहेगी। यही नहीं, DDMA ने कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हालांकि दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए पहले से ही नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू लागू है। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के भी चालान काटे जा रहे हैं। और ये सारी पाबंदियां इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना की चपेट में आ गए। जेपी नड्डा ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बीजेपी अध्यक्ष ने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। नड्डा ने लिखा कि वो अभी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इससे पहले दिन में रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। जेपी नड्डा के कोरोना संक्रमित होने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर मामूली विवाद के बाद कुछ बदमाशों ने INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल की एक नेता के घर तोड़फोड़ की। ये बताया गया कि किसी मामूली बात पर टोकना उन बदमाशों को नागवार गुजरा।
और उन्होंने अपने साथियों को वहां बुलाकर INLD नेता कलावती सेन के घर पर हमला कर दिया। सामने आए वीडियो में वो बदमाश उनके घर पर पत्थर बरसाते हुए दिखाई दिए। उनमें कुछ ने अपने चेहरे ढक रखे थे ताकि उनकी पहचान न हो सके, जबकि कुछ खुलकर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। उन्होंने न सिर्फ घर के दरवाजे को निशाना बनाया बल्कि वहां लगे CCTV कैमरे और खिड़कियों के शीशे भी तोड़े। बताया गया कि उस वक्त घर में मौजूद लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले। बाद में INLD नेता ने उन बदमाशों पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। अगर हमारे में से कोई घर से बाहर होता तो हम जिंदा नहीं रहते। रात खबर है कि इस घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और मध्य प्रदेश के मुरैना से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां के बक्सरपुर गांव में एक बोरवेल से अचानक आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देखकर लोग सहम गए। बताया गया कि 160 फीट गहरे इस बोरवेल में ढक्कन लगाने का काम चल रहा था। तभी वेल्डिंग के दौरान इस बोरवेल से अचानक आग की लपटें निकलती हुई दिखने लगी और तस्वीरों में वो किसी मशाल की तरह जलता हुआ दिखाई दिया। आग की खबर मिलते ही बोरवेल के पास लोगों की काफी भीड़ जुट गई। आग उगलते बोरवेल को देखकर लोग डरे सहमे नजर आए, जबकि कुछ लोग बोरवेल से निकल रही इस आग से अपना हाथ सेकते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि बोरवेल में ये आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। पंजाब से मोगा में फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल हो गई। खुद CM चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने मालविका को पार्टी में शामिल करवाया। मालविका सूद ने पिछले साल के आखिर में राजनीति में आने का फैसला किया था और विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के 2 दिन बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। मालविका सूद को कांग्रेस में शामिल कराने CM चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उनके घर पहुंचे, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। एक तस्वीर में सोनू सूद, मुख्यमंत्री चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और मालविका सूद खड़े दिखाई दिए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में सोनू सूद सिद्धू के साथ बातचीत करते दिखे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मालविका सूद के कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया गया। मैं भी इन्हां दे नाल मिल के वेलकम करदा परिवार दा। मैनूं उम्मीद है कि आने वाले समय 'ਚ ਇਹ ਮੋਗੇ ਦੀ ਵੱਡੀ सेवा करन जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मालविका सूद सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में बैठी रहीं। बाद में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पार्टी को आगे ले जाने की अपील की। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ अपने कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ ऊपर लेके जाना है। पिछले कुछ दिनों से मालविका लगातार पंजाब के मोगा विधानसभा क्षेत्र में कैंपेन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश से जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास बने भगवान परशुराम मंदिर के सामने लगा फरसा गिरते ही सियासी बवाल मच गया। ये फरसा 8 दिन पहले ही लगा था और कहा जा रहा था कि तेज हवा की वजह से वो टूटकर गिर पड़ा, जिसके बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साध दिया, क्योंकि 8 दिन पहले एक बड़े कार्यक्रम में खुद अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये फरसा लगाया गया था। लखनऊ के पास गोसाईगंज में यह फरसा 2 जनवरी को लगाया गया था, जो 8 दिन बाद ही टूटकर जमीन पर गिर गया। यह फरसा भगवान परशुराम के मंदिर के सामने समाजवादी पार्टी की ओर से लगवाया गया था, जिसके लिए 8 दिन पहले यानी 2 जनवरी को एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव शामिल हुए थे और उन्होंने मंदिर में पूजा की थी। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लगा ये फरसा गिर गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई। मूर्ति में भी घोटाला कर देने का काम किया है। भगवान परशुराम की जो मूर्ति नहीं बना सकते, उस मूर्ति से फरसा टूट करके गिर गया। इस फरसे से ही समाजवादी पार्टी का नाश हो जाएगा। कहा जा रहा है कि यह फरसा तेज हवा की वजह से गिरा। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान करने वाले इमरान मसूद को झटका लगा है। इमरान मसूद पर केस दर्ज किया गया है। सहारनपुर में समर्थकों की भीड़ जुटाने की वजह से आचार संहिता और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। कल उन्होंने सहारनपुर में अपने समर्थकों के साथ बैठक की थी। इमरान मसूद के अलावा 9 और लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान के 300 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इमरान मसूद द्वारा अंबाला रोड स्थित अपने आवास पर आज एक अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें काफी भारी भीड़ हो गई थी। उनके द्वारा इस मीटिंग के आयोजन की पूरी अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चुनाव की लागू है। इसके अलावा कोविड-19 के दृष्टिगत जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। भीड़ थी, मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के कई शहरों में रेल रोको प्रदर्शन किया। ये लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत कई मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर उतर आए।
जिसकी एक तस्वीर पटना से सामने आई, जहां एक यात्री ट्रेन रोकने के लिए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर आ गए। ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों को देख ड्राइवर ने फौरन ट्रेन रोक दी। ट्रेन के रुकते ही कुछ प्रदर्शनकारी इंजन पर चढ़ गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन के आगे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। रेलवे पुलिस ने पहले इन लोगों को समझा बुझाकर ट्रैक से हटाने की कोशिश की, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो उसको ट्रैक खाली कराने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी। लिहाजा इन कार्यकर्ताओं ने भी रेलवे ट्रैक से न हटने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मगर रेलवे पुलिस ने हार नहीं मानी और जल्द ही उसने सभी को उठाकर ट्रैक को खाली करा दिया। मगर इस प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए वहां पप्पू यादव भी नजर आए। कुछ देर चले इस हंगामे के बाद जब ये लोग वहां से हटे, तब जाकर उस ट्रेन को रवाना किया जा सका। मध्य प्रदेश के दमोह में शराब कारोबारी और कांग्रेस नेता शंकर राय के ठिकानों पर छापे के दौरान पानी की टंकी से नोटों से भरा एक बैग निकाला गया, जिसके अंदर मौजूद नोटों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना पड़ा। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें आयकर विभाग के 2 कर्मचारी नोट सुखाने में जुटे हुए दिखाई दिए। एक कर्मचारी नोटों को हेयर ड्रायर की मदद से एक बड़े बर्तन में सुखाता हुआ नजर आया, तो वहीं दूसरा कर्मचारी नोटों को सुखाने के लिए उस पर प्रेस चलाता हुआ दिखा। बताया गया कि उस बैग में 75 लाख रुपए थे, जिसे बचाने के लिए घर वालों ने उसे पानी की टंकी में फेंक दिया था। हालांकि बाद में आयकर विभाग की टीम ने उस बैग को ढूंढ निकाला। ये बताया गया कि ये छापेमारी 6 जनवरी को शुरू हुई थी और उसके 2 दिन बाद तक यानी कि 8 जनवरी तक चलती रही। इस दौरान वहां से 8.5 करोड़ रुपए कैश, 5.5 करोड़ के गहने और 2 दर्जन से ज्यादा महंगी गाड़ियां बरामद हुई। बैंक से बैग निकाला जा रहा है पैसों से बाहर। मैं तो यहाँ पर ही हूँ अभी, मैंने ऐसा कोई वीडियो अभी देखा नहीं है। मुंबई एयरपोर्ट से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां विमान को टो करने वाली गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि हादसे के वक्त वो गाड़ी एयर इंडिया के विमान को खींचकर रनवे की तरफ ले जा रही थी, तभी उससे लपटें निकलने लगी। विमान से कुछ फीट की ही दूरी पर लपटें उठती देख वहां मौजूद कर्मचारी भी सहम गए। हालांकि हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। तस्वीरों में कुछ कर्मचारी आग बुझाने वाले सिलेंडरों का इस्तेमाल करते नजर आए, लेकिन उनकी इस कोशिश से आग बुझने के बजाय और भड़क गई। हादसे के वक्त विमान गाड़ी के ठीक पीछे खड़ा दिखाई दिया। खबरों के मुताबिक उसमें 85 लोग भी सवार थे। हालांकि बाद में किसी तरह आग को बुझा लिया गया और विमान या उसमें सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आंध्र प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लग गया। देश भर में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से आंध्र प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोरोना के मामले सामने आने के बाद अपने 67 ट्रेनिंग सेंटर फिलहाल बंद करने का फैसला लिया। पिछले दिनों पटियाला और बेंगलुरु के स्पोर्ट्स सेंटर में कई एथलीट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दिल्ली के भारत नगर इलाके में एक आदमी पर अपने बीमार बेटे की हत्या करने का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के सिवान में अचानक कई कौवों की मौत से लोग दहशत में आ गए। वहां जमीन पर एक साथ ये कौवे मरे पाए गए। एक बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए भयभीत है लोग यहाँ पे। दिल्ली की तिहाड़ और मंडोली जेलों में 46 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा 43 जेल कर्मचारियों में भी कोरोना के लक्षण पाए गए। यूपी चुनाव के बीच शाहजहांपुर में पुलिस ने पिछले 24 घंटों में 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन पर अवैध शराब बनाने और लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। 428 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना संकट पर कुछ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें कोरोना वॉर रूम को फिर शुरू करने के निर्देश दिए गए, ताकि कोरोना के मामलों पर नजर रखी जा सके और लोगों को समय पर इलाज मिल सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर दिए बयान पर सियासी घमासान मच गया। एक रोज पहले उन्होंने तेलंगाना के वरंगल में ओवैसी पर सीधा हमला बोला था। निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा, वो दिन ज्यादा देर नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा के दिए इस बयान पर AIMIM की तरफ से भी पलटवार किया गया। ये सिर्फ ध्रुवीकरण करके, नफरत की राजनीति करके, मुसलमान वैसी करके राजनीति कर रहे हैं।
बिहार के छपरा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक वार्ड सदस्य ने अपनी जीत की खुशी में पार्टी रखी, जिसमें पिस्तौल से पैसे लुटाए गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 2 लड़कियां स्टेज पर नाचती हुई नजर आई। उन्हें पूरे जोश में नाचता हुआ देख पार्टी में शामिल लोगों ने उन पर पैसों की बारिश कर दी। लेकिन उन लोगों का उन लड़कियों पर पैसे लूटने का तरीका थोड़ा अलग रहा। कुछ लोग पिस्तौल में रुपए फंसाकर स्टेज पर नाच रही उन लड़कियों को देते हुए दिखाई दिए। और दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद वहां से बहने वाली एक नदी उफान पर आ गई और उसका पानी किनारा तोड़कर बहने लगा। बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पानी नदी किनारे मौजूद इमारतों से टकराता हुआ नजर आया। रिहायशी इलाकों से गुजरने वाली नदी का ये रूप देख लोग भी सहम गए। लहरें इतनी तेज थी कि उन्हें देखकर लगा जैसे वो सब कुछ बहा ले जाएंगी। लोगों के घरों में भी पानी भर गया। हालात को देखते हुए वहां रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में कमेटी बनेगी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनेगी, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे। इससे पहले मामले पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि उसे केंद्र की कमेटी पर भरोसा नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने जो कमेटी बनाई है उसकी जांच पूरी होने तक पंजाब के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने शिकायत की कि वकीलों को फोन पर धमकी मिल रही है और आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले की सुनवाई नहीं करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। वहीं कर्नाटक के दावणगेरे से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें कोरोना के खतरे के बावजूद भारी भीड़ जुटी, जबकि राज्य में इस महामारी को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लागू हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने उनकी परवाह नहीं की। हद तो तब हो गई जब बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य, जो मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के राजनीतिक सचिव भी हैं, वो वहां पहुंचे, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जोश में आकर उनको कंधों पर बैठा लिया और काफी दूर तक उन्हें ऐसे ही ले गए। इस दौरान बीजेपी नेता अपने दोनों हाथ उठाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते रहे। इतना ही नहीं, सैकड़ों लोगों के बीच वहां जमकर पटाखे भी फोड़े गए। बताया गया कि इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग वहां पहुंचे थे। यूपी के बलरामपुर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज पप्पू के हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने का दावा पुलिस ने किया और उसने इस मामले में पूर्व सांसद रिजवान जहीर के साथ उनकी बेटी और दामाद समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और कॉल डिटेल खंगाली। तब जाकर पुलिस के हाथ सुराग लगा। 4 जनवरी को तुलसीपुर इलाके में समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज पप्पू की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में आक्रोश था। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और 6 दिनों के भीतर ही उसने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। और बताया गया कि फिरोज पप्पू की लोकप्रियता इलाके में लगातार बढ़ रही थी और दोनों ही पक्ष समाजवादी पार्टी का टिकट पाने की होड़ में लगे थे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि रिजवान जहीर अपनी बेटी के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे थे, जबकि फिरोज पप्पू को भी तुलसीपुर सीट के लिए समाजवादी पार्टी से टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। पुलिस ने दावा किया कि इसी राजनीतिक रंजिश की वजह से हत्या का षड्यंत्र आरोपियों ने रचा। 1.5-2 महीने पहले प्लानिंग बनी थी। पूर्णतः है ये क्या कहते हैं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के तहत क्या कहते हैं ये हत्या कारित कराई गई है। नीतीश कुमार को कोरोना हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो घर पर क्वारंटीन हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के काम में लगे 100 लोगों को जूट से बने जूते भेजे। ये तोहफे तब भेजे गए जब पीएम को यह पता चला कि इन लोगों ने मंदिर की वजह से वहां नंगे पैर काम किया। ड्रग्स केस में घिरे अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से फिलहाल अग्रिम जमानत मिल गई। हालांकि अदालत ने उन्हें बुधवार तक जांच में शामिल होने को कहा।
कानपुर में जीएसटी इंटेलिजेंस की एक टीम शिखर पान मसाला ग्रुप के दफ्तर पहुंची और इस कंपनी का कामकाज देखने वाले 2 अधिकारियों अनिल अग्रवाल और पवन मित्तल से पूछताछ की। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता सिद्धार्थ विवादों में घिर गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से जुड़ा ट्वीट करने के लिए साइना नेहवाल पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा। हालांकि फिर विवाद बढ़ने पर सिद्धार्थ ने सफाई दी कि उनके शब्द को गलत तरीके से लिया गया। और गृह युद्ध की आग में झुलस रहे यमन के शव्वा प्रांत में वहां की सेना और हूथी विद्रोहियों के बीच जंग तेज होती गई। इस प्रांत के कुछ इलाकों को विद्रोहियों से छीनने के बाद यमन की सेना और उसके समर्थक लड़ाके अपने दुश्मनों पर लगातार हमलावर हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने शव्वा प्रांत के एक इलाके में हूथी विद्रोहियों को देखते ही उन पर गोलियों की बरसात कर दी। इस जोरदार हमले ने हूथी विद्रोहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरब के गठबंधन वाली फौज का काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान एक इलाका पूरी तरह सुनसान नजर आया। वहां कई मकान होने के बावजूद दूर दूर तक एक आदमी भी नहीं दिखा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक तेल टैंकर में आग लग गई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक तेल टैंकर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद उसके ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। यह हादसा कोयले की एक खदान में हुआ। उत्तर प्रदेश के बांदा में छापेमारी के दौरान एक मकान से बड़ी संख्या में अंग्रेजी दवाइयां बरामद की गई। इस मामले में एक आदमी को हिरासत में लेने के बाद उन दवाइयों को जांच के लिए भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चेकिंग के दौरान एक ट्रक से लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की गई, जिन्हें दवाइयों के बीच छुपाकर ले जाया जा रहा था। हालांकि उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद वहां से बहने वाली एक नदी उफान पर आ गई और उसका पानी किनारा तोड़कर बहने लगा। बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें पानी नदी किनारे मौजूद इमारतों से टकराता हुआ नजर आया। रिहायशी इलाकों से गुजरने वाली नदी का ये रूप देखकर लोग भी सहम गए। लहरें इतनी तेज थी कि उन्हें देखकर लगा जैसे वो सब कुछ बहा ले जाएंगी। लोगों के घरों में भी पानी भरता हुआ नजर आया। हालात को देखते हुए वहां रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के कई शहरों में रेल रोको प्रदर्शन किया। ये लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत कई मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर उतर आए, जिसकी एक तस्वीर पटना से सामने आई, जहां एक यात्री ट्रेन रोकने के लिए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर आ गए। ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों को देख ड्राइवर ने फौरन ट्रेन रोक दी। ट्रेन के रुकते ही कुछ प्रदर्शनकारी इंजन पर चढ़ गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन के आगे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। रेलवे पुलिस ने पहले इन लोगों को समझा बुझाकर ट्रैक से हटाने की कोशिश की, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो उसको ट्रैक खाली कराने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी। लिहाजा इन कार्यकर्ताओं ने भी रेलवे ट्रैक से न हटने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मगर रेलवे पुलिस ने हार नहीं मानी और जल्द ही उसने सभी को उठाकर ट्रैक को खाली करा दिया। मगर इस प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए वहां पप्पू यादव भी नजर आए। कुछ देर चले इस हंगामे के बाद जब ये लोग वहां से हटे, तब जाकर उस ट्रेन को रवाना किया जा सका। नेपाल में इस महीने स्कूल नहीं खोलेंगे। नेपाल में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से वहां स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला और काजीगुंड के बीच रेल सेवा फिर शुरू हो गई। पिछले दिनों वहां हुई बर्फबारी की वजह से इस ट्रेन सेवा को रोकना पड़ा था। बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद वो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से हट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मसले पर बीजेपी के प्रदर्शनों का दौर नहीं थम रहा। इसी कड़ी में अब पटना में पार्टी दफ्तर पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मौन धरना दिया। साथ ही इन सभी ने विरोध दर्ज कराने के लिए अपने बाजुओं पर काली पट्टी भी बांध रखी थी। इस धरना के माध्यम से भी यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पंजाब में चूक हुई है उसको लेकर बीजेपी चुप बैठने वाली नहीं है। इन लोगों ने पंजाब सरकार पर खालिस्तान समर्थकों से मिली भगत का आरोप लगाया और इल्जाम लगाया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जानबूझकर लापरवाही बरती गई। खालिस्तानियों के साथ षड्यंत्र कर गए और इस तरह की साजिश रचना ये बेहद ही शर्मनाक और घिनौना कार्य है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां वीरेंद्र श्रीवास्तव नाम के तहसीलदार ने एक लड़के को मास्क नहीं पहनने के आरोप में थप्पड़ जड़ दिया।
जिस पर बवाल खड़ा हो गया। लोगों ने तहसीलदार का रास्ता रोक लिया और उन्हें माफी मांगने के बाद ही वहां से जाने दिया। आरोप है कि वो लड़का बिना मास्क पहने एक दुकान में खरीदारी कर रहा था, जिसे तहसीलदार के गुस्से का सामना करना पड़ा, लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ा कि उनकी गाड़ी को भीड़ ने रोक लिया और उनसे माफी मंगवाई। इसके लिए तहसीलदार वीरेंद्र श्रीवास्तव गाड़ी से उतरे और हाथ जोड़कर सब लोगों के सामने उस लड़के से माफी मांगी। इसके लिए उस लड़के की मां को बहुत पापड़ बेलने पड़े। वो इस बात पर अड़ गई कि तहसीलदार को बिना माफी मांगे वो आगे नहीं जाने देगी, जिसका वहां जुटे लोगों ने साथ दिया। इससे पहले वीरेंद्र श्रीवास्तव की गाड़ी रोककर महिला ने वहां भीड़ इकट्ठा कर ली। हालांकि तहसीलदार के साथ मौजूद पुलिस वाले लोगों को ये समझाते रहे कि वो उनका रास्ता खाली कर दें, लेकिन वो नहीं माने और तहसीलदार से माफी मंगवा कर रहे। और कर्नाटक के